22 अप्रैल लोग दूर दूर से कश्मीर गए थे घूमने के लिए, मस्ती करने गए थे। कुछ लोग सोचे होंगे कि चलो काम काज से थोड़ा सा मुक्ति लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और चलो कश्मीर घूम के आते हैं, तो माइंड को भी रेस्ट मिलेगा, मनोरंजन भी होगा, मस्ती करेंगे हम लोग। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि कुछ दरिंदा लोग 22 तारीख को आएगा और हमें निशाना बनाएगा। और आपको पता है कि पहलगाम का जो जम्मू एंड कश्मीर में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, इतना बेहतरीन जगह पर एक दर्दनाक हादसा या अमानवीय हादसा आप कह सकते हैं, अमानवीय, अधार्मिक, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, वो घटना आपको देखने को मिलता है। कुछ राक्षस, कुछ दरिंदे आते हैं और वो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। एक गुस्सा है, हर व्यक्ति, हर भारतीय में ये गुस्सा है। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। सच में मुझे ये जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि एक भी पर्सन की मृत्यु अगर होती है इस तरह के आतंकवादी घटना से, एक भी पर्सन मैं बोल रहा हूँ, तो उस घर में क्या बीतता है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो घर वाले समझ पाएंगे। किसी के पिता है, किसी की माता है, किसी के बच्चे हैं, उनको वो खोते हैं। हम बस सांत्वना दे सकते हैं, हम सिंपैथी दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है या फिर हकीकत में क्या उनके साथ बीतता होगा वो वही समझ सकते हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना था। अरे एक आतंकवाद आता है और वहाँ पे बोलता है कि तुम कलमा पढ़ो, और कलमा नहीं पढ़ेगा तो तुमको गोली मार देंगे। कहाँ हम जाते जा रहे हैं? ये कट्टरता क्यों फैलते जा रहा है? हाँ, आप अपने जैसा क्यों बनाना चाहते दूसरे को? हर व्यक्ति का अपना पर्सनल लिबर्टी होता है, ईश्वर को पूजने का अपना तरीका होता है। हम ईश्वर को किसी अलग तरीके से पूजेंगे, आप किसी अलग तरीके से पूछिए। आप अपने जैसा क्यों बनाना चाहते सामने वाला को? कोई ईश्वर को नहीं पूछता है, कोई नास्तिक व्यक्ति, उसको क्यों आप आस्तिक बनाना चाहते हैं? हिंदू लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं अपने तरीके से, इस्लाम वाले जो इबादत करते हो अपने तरीके से, उनको लगता है कि नमाज पढ़ने से ही होगा, हिंदू वाले को लगता है कि नहीं पूजा पाठ करने से हो। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो। तो आप यही तो डाइवर्सिटी है। सोचिए कितनी गिरी हुई आप लोग हरकत करते हैं जब आप कहते हैं कि कलमा पढ़ो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, और जब पता चलता है कि कलमा पढ़ दिया, अच्छा मतलब ये मुस्लिम, इसको छोड़ दो, और जो कलमा नहीं पढ़े उसको आप सर पे गोली मार देंगे। कितना अमानवीय, दर्दनाक घटना है। आप सोचिए, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? धर्म बनाए थे लोग किस लिए? ताकि समाज में एक सौहार्द स्थापित हो पाए, समाज में शांति स्थापित हो पाए, समाज में अराजकता, सांप्रदायिकता ये सब नहीं हो, लोग एक दूसरे का कत्ल नहीं करें, भाईचारा स्थापित हो पाए। इसके लिए धर्म बना था। कि धर्म बना था कि नहीं, तुम मेरे जैसा नहीं कर रहा है, हम कलमा पढ़ते तो तुम भी पढ़ो। ऐसा क्यों भाई? तुम पढ़ते तुम पढ़ो, हम क्यों पढ़े? हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। किसी को भी कोई राइट नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपना इबादत करे, पूजा पाठ करे, उनका अपना तरीका है। आप अपने आइडेंटिटी को क्यों थोपना चाहते हैं? अगर आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ईश्वर पे बिलीव है तो उसी ईश्वर के संतान हम सब है ना। नाम सिर्फ अलग लेते हैं ना, ये अंतर को क्यों नहीं समझ पाते? भाषा अलग है ना, कहीं पे संस्कृत में बोला जाता है ईश्वर बोला जाता है, कहीं पे अरबी में अल्लाह बोला जा रहा है, कहीं पे गॉड बोला जा रहा है तो वही ना, सिर्फ भाषा का तो अंतर है। और वही उसी ईश्वर के संतान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं दुनिया में, जितने जीव जंतु हैं, अगर आप मानते ये बात कि ये ईश्वर द्वारा बनाया गया, तो हम सब ईश्वर के संतान हुए ना। ये कलमा किसने बनाया है आप बताइए ना? ये कलमा बनाना ये किसने बनाया है? ये हम ही आपने बनाया ना, मतलब मानव द्वारा बनाया गया ना, मानव द्वारा लिखा गया। कुछ लोग अरबी में लिखे, कुछ लोग संस्कृत में लिखे, कुछ लोग हिब्रू में लिखे, अलग अलग भाषा में अलग अलग ग्रंथ लिखा गया। मतलब ईश्वर द्वारा बनाया हुआ जो मानव है, आप उसको कत्ल कर रहे इस आधार पर जो आपने बनाया है। कलमा तो आपके द्वारा बनाया गया ना सर, और आप बना रहे हैं कलमा और बोले कि ईश्वर द्वारा बनाया गया चीज जो मानव है, आप कहीं ना कहीं आप ईश्वर को चुनौती दे रहे। कलमा नहीं पढ़ेगा, कलमा तो आपने बनाया है, कलमा वो नहीं पढ़ेगा तो आप किसको मार रहे हैं? जो ईश्वर ने बनाया है। और आप बोल रहे कि ईश्वर, इससे अल्लाह खुश हो जाएगा, इससे हमको जन्नत मिल जाएगा। क्या वाहियात लोग हैं, क्या वाहियात सोच। भारत सरकार से मेरा अपील है कि आप
सख्त कदम लीजिए और सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और मैं इससे संतुष्ट नहीं होगा, वो 2-4 लोग 5 लोग अगर पकड़ा भी जाते हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। जड़ खोजने का तलाश कीजिए कि आखिर ये जड़ का है, पाकिस्तान में कौन बैठा है। आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतने करोड़ों रुपए डिफेंस में क्यों खर्च करते हैं? आप अटैक कीजिए ना, 1971 वाला हाल कीजिए फिर से पाकिस्तान का, अगर वो इस तरह का हरकत कर रहा है तो उससे सबक सीखेगा। और ये जो इस तरह का जो घटना है, और कहीं ना कहीं मैं मीडिया को भी दोषी ठहराऊंगा कि सवाल पूछे, सरकार का ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था, आपका फोर्स क्या कर रहा था, कहाँ थे, सिक्योरिटी कहाँ था? आखिर ऐसे लोग घुस कैसे जाते, हथियार कैसे एंट्री हो जाता है? एक ज़माने में आप देखिए पुलवामा हुआ, उरी हुआ, इतना सारा अटैक हुआ, कभी RDX आ जाता है, उस पर सवाल कोई मीडिया नहीं पूछता सरकार से कि आखिर RDX आया कैसे। मीडिया का काम है सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि अगर मीडिया दबाव नहीं बनाएगा तो कौन दबाव बनाएगा? हम जैसे शिक्षक बनाएंगे क्या? लोकतंत्र के आप चौथे खंभे, कम से कम आप तो दबाव बनाइए कि सरकार ये फेलियर हुआ कैसे। आपसे घेरिए सरकार को, लगातार क्वेश्चन पूछिए। आप क्वेश्चन नहीं पूछते, आपको क्वेश्चन विपक्ष से पूछना है। अजीब स्थिति हो चुका मीडिया का भी। और ये बहुत कहीं ना कहीं ऐसा घटना, अगर ये रवैया रहा तो होगा। इसमें सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार को मैं मानता हूं। कहीं ना कहीं करप्ट लोग बैठे हुए सिस्टम में, तभी तो ऐसे लोग एंट्री कर जाते हैं। आखिर एंट्री करते कैसे हैं? कोई ना कोई तो करप्ट है, उस करप्शन को खत्म करने की कोशिश किया। और ये मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये सरकार नहीं कर सकता, ये हम आप कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चे को ईमानदार बनाएंगे, और हमारे बच्चे ही कहाँ पे जाएंगे? सिस्टम में जाते हैं। इसी समाज से लोग सिस्टम में जाते हैं ना, लेकिन हमारा सोच ऐसा नहीं रहता। हमारा सोच रहता है कि सरकारी नौकरी इसलिए करवा रहे हैं ताकि इतना तनख्वाह होगा और एक्स्ट्रा कमाई इतना होगा, अंडर टेबल कमाई इतना होगा। ये हमारा सोच रहता है कि उस विभाग में चले, उस विभाग में तो बहुत कमाई है, उस जिला में अगर आपका ट्रांसफर होगा तो वहाँ तो बहुत कमाई है। ऐसा हम लोग मानसिकता रखते हैं और यही करप्शन हम लोग को खाता है। और जब अपने को चोट लगता है ना, जब अपने कोई मरते हैं ना, तब हम दोष देते हैं कि ये गलती था, उसका गलती था। लेकिन आप ही तो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही तो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप राज्य स्तर पर करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई केंद्र स्तर पे जा रहा है, वही करप्शन कर रहा है। कोई जब बॉर्डर पे जा रहा है तो वही करप्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं करप्शन तो है जो ये सब चीज़ हो रहा है। खैर, सरकार ने एक कदम उठाया है, और कदम उठाया है ये सरकार ने, कल मीटिंग हुआ था, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग हुआ था, CCS उसको बोलते हैं। और CCS के मीटिंग में एक फ़ैसला लिया गया, बहुत सारे फैसले लिए गए, और एक फ़ैसला ये लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था 1960 का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। और अगर इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ये अभी लागू हो गया, इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सरकार ने ये घोषणा दिया, एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर, और एक कहीं ना कहीं हो सकता है अगर ये चीज़ जब लागू हो जाएगा तो एक वाटर क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग, वहाँ के कुछ संगठन की वजह से वहाँ के आम लोग भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे। ये जो चकाचौंध लाहौर मुल्तान में जो जलता है, रोशनी चला जाएगा, लोग पानी के लिए तरसेंगे यदि ये चीज़ लागू हो जाता। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है, इसी से पाकिस्तान कहीं ना कहीं चल रहा है। और ये भारत का उदार दिल है कि भारत 1960 में जब से ये समझौता किया, तब से ये समझौता नहीं तोड़ा। आपने संसद पे अटैक किया था, आपने ताज होटल पे अटैक किया था, पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, जितना है, या अभी पहलगाम हुआ। अब जाकर हम लोग, है ना, अति हो गया तो हमने इस पर बात किया, इस पर रोक लगाया। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या होता है। ये ट्रीटी 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये ट्रीटी कराया गया था। और सितंबर 1960 में हमारे देश के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय के अयूब खान, इन दोनों ने इस ट्रीटी पे साइन किया था। और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर और इसकी 5 सहायक नदी, कौन कौन सा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदी।
और एक हो गया इंडस 6। ये 6 नदी मिलकर, ये 6 नदी को मिलाकर ये समझौता, ये ट्रीटी किया गया, संधि किया गया। इस ट्रीटी में क्या किया गया, इस ट्रीटी में तो चूंकि देखिएगा इस नदी की जो उत्पत्ति होती है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के बाद ये जो कश्मीर वाला इधर वाला जो पार्ट है, इधर से ये नदी इधर को पाकिस्तान की तरफ बहती है। तो ये सब जितनी नदियां हैं ये बह के जब पाकिस्तान जाएगा तो इसमें बीच में क्या आता है, भारत। तो भारत यदि चाहे तो इस नदी का पानी को क्या कर दे, रोक लगा दे। अगर रोक लगा देगा तो पाकिस्तान जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके लिए ट्रीटी किया गया था, नहीं चलो हम लोग समझौता करते हैं, पाकिस्तान इसके बिना जी नहीं सकता है, तो ये ट्रीटी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था और हमने एक उदार दिल दिखाया और पाकिस्तान को, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में जल हम लोगों ने प्रदान किया। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। 5 नदी जो हैं, 5 नदी कौन कौन सा, 5, अगर अब हम लोग इंडस जोड़ के तो टोटल कितना हो जाता है, 6 नदी। 6 नदी को 3 पार्ट में बांटा गया, सॉरी 2 पार्ट में बांटा गया। 6 नदी को 2 भाग में बांटा गया, 3 नदी, 3 रिवर इधर 3 रिवर इधर। एक जो 2 पार्ट है इसमें एक बोला गया पश्चिम की नदी और एक को बोला गया पूरब की नदी, वेस्टर्न रिवर एंड ईस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर में किस किस नदी को रखा गया, तो याद रखिएगा वेस्टर्न रिवर में एक तो इंडस, एक झेलम और एक चेनाब। ये 3 नदी को क्या कहा गया, इस 3 नदी को कहा गया पश्चिमी नदी, ये पश्चिम नदी। तो ये वेस्टर्न रिवर हो गया, ठीक। और पूर्वी, तो पश्चिमी नदी ये हो गया। और पूर्वी नदी में कौन कौन सा, पूर्वी नदी में रावी, ठीक है, ब्यास और सतलज। तो रावी, ब्यास और सतलज, क्लियर है। तो ये 6 नदी को मिलाकर ये ट्रीटी किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी। और आप देखिएगा इसमें इसको बोला गया ये ईस्टर्न नदी है, ये वेस्टर्न नदी है। अब इसमें क्या हुआ, इस समझौते में ये तय किया, इस ट्रीटी में ये बोला गया कि पूर्वी नदी जो होगा इसका प्रयोग भारत करेगा और पश्चिमी नदी जो होगा इसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है। मतलब पूरब वाला जो नदी है रावी, ब्यास, सतलज, ये भारत इसका प्रयोग करेगा और पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। तो आपको देखने से लग रहा है ना कि चलो बराबर में क्या किया गया, बांट दिया गया, लेकिन बराबर में नहीं बटा। अगर ओवरऑल हम लोग नदी देखते हैं, अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये 20% भाग ही आता है और ये वाला जो है 80% भाग आता है। मतलब हम लोगों ने 80% भाग पाकिस्तान को दे दिया और 20% में हम लोग अपना काम चलाए। हम लोग बोले कि हम लोग तो पानी, नदी, इसके लिए हम लोग संपन्न है, हमारे पास ब्रह्मपुत्र, हमारे पास गंगा है, यमुना है, गंगा के बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर है, हमारे पास बहुत नदियाँ, तो हमें सिंचाई उचाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान इस मामले में बहुत, है ना, वो धनी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। उस ज़माने में हम लोगों ने किया, 71 में, 65 में धोखा दिया पाकिस्तान, 71 में धोखा दिया, लेकिन तब भी हम लोगों ने बंद नहीं किया। आतंकवादी हमला करवाया लगातार, 2001 में संसद में हमला करवाया। तो इतना हमला होने के बावजूद भी हम लोगों ने, है ना, रोक के रखा। तब बोला चलो ठीक है अब सुधरेगा, लेकिन अब अति हो गया। अब देखिएगा होता क्या, सरकार ने बोला, भारत सरकार ने कल घोषणा किया कि ये चीज़ अब हम क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। मतलब ये जो 80% पानी अब जो ये जा रहा है पाकिस्तान में, इसको हम लोग रोक लगा देंगे। ये लगाना इतना ये मत समझिए कि कल घोषणा की आज से लागू हो जाएगा, नहीं, आज से लागू नहीं होगा ये, क्योंकि आप समझिए इसके लिए सरकार को बांध बनाना पड़ेगा। अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार के पास जो ये तुरंत इसको लागू किया जाए, इसमें बहुत समय लगेगा और बांध बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस पानी को कहाँ पे स्टोर करके रखेगा, ये नल थोड़ी है नल बंद कर देंगे अब पानी बंद, ऐसा तो नहीं है। नदी तो बह गई, ये तो बहना बंद नहीं करेगा ना, तो इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे। अगर पता चला हम बांध बना दिया, स्टोर करने का जगह नहीं, तो पाकिस्तान में तो सूखा पड़ जाएगा, लेकिन कश्मीर में पता चला बाढ़ आ गया, यहाँ पे लोग मरने लगेंगे, एक अलग समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझिएगा, अभी भारत सरकार को ये चाहिए कि बांध कैसे बनाया जाए, स्टोर कैसे किया जाए, है ना, इसमें काफ़ी वक्त है। और इस समय में मुझे जो लगता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेगा। चूंकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता पे ये हुआ तो वो वर्ल्ड बैंक जाएगा, हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट भी हो जाए, तो हो सकता है वो इस बीच में ये चीज़ करे, क्योंकि सुधरने वाला तो नहीं है। ये हमारा पड़ोसी जो बड़ा गंदा निकला, ये सुधरने वाला नहीं, हम ही से निकला है और देखो वापसी पंगा ले रहा है। चलो खैर, अब देखिएगा, यदि ये चीज़ लागू हो जाता है तब क्या होगा। यदि ये चीज़ लागू हो जाता है तो समझिएगा, जो पाकिस्तान में फसल उत्पादन होता है वो उत्पादन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो सिंचाई व्यवस्था होता है, पूरा कृषि का लगभग 80 से 90% इसी नदी पर टिका है। आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट 80 से 90% अगर उसका जो होता है, सिंचाई जो होता है, वो इसी नदी से होता है। यदि हम लोग बंद कर देंगे तो 80-90%, समझ में आ रहा है, 1-2% रहता तो कोई असर नहीं पड़ता। 80-90% अगर समझ में आ रहा है, 100 kg उत्पादन हो रहा है तो 80 से 90 kg इसी नदी की वजह से उत्पादन हो रहा है। तो समझिएगा भूखमरी आ जाएगा, वहां पे हाहाकार मच जाएगा, लोग पलायन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब वहां पे संसाधन नहीं रहेगा, उनके पास खाने को नहीं रहेगा, लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे। और पलायन करके जहां जाएंगे वहां एक अलग समस्या आएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और इसी नदी के पानी से वो बिजली उत्पादन करता है, अच्छा खासा बिजली उत्पादन वो इसी नदी के पानी से करता है। बिजली उत्पादन होना बंद हो जाएगा, बिजली कटौती शुरू होगा, ये जो चकाचौंध लाहौर मुल्तान को जो आप चमकाते रहते हैं सारा खत्म हो जाएगा। जितना इंडस्ट्री है, कारखाना है, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजली ही नहीं रहेगा। जब बिजली ही नहीं रहेगा तो है ना, आपका कारखाना बंद हो जाएगा, कारखाना बंद होगा तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, और डिमांड से हाई इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आप चले जाइएगा, क्योंकि सप्लाई होएगा नहीं, लोग भूखे मरेंगे, पूरा हाहाकार मच जाएगा पाकिस्तान में। अभी भी सुधर जाओ यार, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो देखो क्या स्थिति होने वाला है तुम्हारा यदि इसको हम लोग लागू करती। क्योंकि सब्र का भी एक सीमा होता है। उरी में अभी हाल फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पुलवामा वो घटना ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पठानकोट ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उरी ज़्यादा दिन हुआ, तब भी हम शांत रहे, तब भी हम इसमें नहीं किए, हम ये चीज़ नहीं रोक लगाए, हमने चलो आम लोग को क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबक सिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को, तब उसको समझ में आएगा क्या है। तो ये एक कदम उठाया गया, पाकिस्तान अभी भी सतर्क हो जाए, संभल जाए। यदि वो ऐसा नहीं कि 100% इसको सस्पेंड, मतलब ये कर दिया गया कि इस रोक लगा दिया, ऐसा रोक अभी 100% नहीं लगाया सरकार वेट करेगा कि पाकिस्तान का क्या वहाँ से रिएक्शन आता है, पाकिस्तान क्या कहता है, क्या रिस्पॉन्ड आता है, उस आधार पर अगर वो समझेगा और जो ऐसा करवा रहा है, जो ऐसा आतंकवादी संगठन है, उस पर अगर वो रोक लगाएगा, उस पर उसको पकड़ के भारत सरकार को वो सौंपेगा, तो हम लोग फिर से उसको है ना पानी देंगे। हम लोग तो बड़े उदार लोग हैं, लेकिन उदारता का कभी कभी क्या होता है ना, जब आप बहुत उदार बनते तो बेवकूफ़ समझता है आपको, और उस उदारता का फ़ायदा उठाने लगता है। तो मेरा अनुरोध है भारत सरकार से, वैसे दरिंदे को ढूंढिए, और सिर्फ दरिंदे को नहीं, उस जड़ तक पहुंचिए और उस जड़ को ख़त्म कीजिए। जब जड़ की समाप्ति हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आतंकवाद और इस तरह का घटना ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।